आज हम बेटा देखेंगे प्रिज्म के बारे में, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। तो प्रिज्म क्या होता है? दो प्लेन सरफेस कुछ एंगल पर इंक्लाइंड होते हैं तो उसे कहते हैं प्रिज्म। जैसे ये प्रिज्म है, ये जो है ए, जिन दो सरफेस पर रिफ्रैक्शन होता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ए जो है वो एंगल ऑफ प्रिज्म है, एंगल ऑफ प्रिज्म। और इसका एक नाम और है रिफ्रैक्टिंग एंगल। रिफ्रैक्टिंग एंगल को कंफ्यूज मत हो जाना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। रिफ्रैक्टिंग एंगल होता है एंगल ऑफ प्रिज्म, और एक और होता है इसका नाम, उसे हम कहते हैं एपेक्स एंगल। तो तीन नाम है एंगल ऑफ प्रिज्म के। एंगल ऑफ प्रिज्म ए के तीन नाम है, एंगल ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिंग एंगल एंड एपेक्स एंगल। अब जैसे इन दो सरफेस पे रिफ्रैक्शन हो रहा है तो ये हो गया एंगल ऑफ प्रिज्म। जैसे किसी क्वेश्चन में इन दो सरफेस पे रिफ्रैक्शन हो तो एंगल ऑफ प्रिज्म इसे लेंगे। जिन दो सरफेस पर रिफ्रैक्शन होता है उसको हम एंगल ऑफ प्रिज्म लेते हैं, उसको हम एंगल ऑफ प्रिज्म लेते हैं। अब एंगल ऑफ प्रिज्म से रिलेटेड हम कुछ डेरिवेशन करेंगे और उस डेरिवेशन पे बेस हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है प्रिज्म को लेके, इस डेरिवेशन को समझते हैं। तो आप जितना बड़ा फिगर बनाएंगे उतना अच्छा क्लियर होगा आपको ये वाला डेरिवेशन। तो एक बड़ा फिगर बना लीजिए एंगल का, एंगल ऑफ प्रिज्म का। जैसे ये प्रिज्म है, इसका एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो ए है। एक लाइट रे आ रही है, नॉर्मल है। एक लाइट रे आ रही है आई एंगल पर, आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस। जब ये गई रेयर से डेंसर, इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 है। अब ये दूसरा नॉर्मल है, दूसरे फेस पर जा रही है डेंसर से रेयर, तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये हो गया E, और ये वाला एंगल हो गया R2। ठीक है, इसको B मान लेते हैं, इसे I मान लेते हैं, इसे C मान लेते हैं। तो हमें एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है। क्या निकालना है? एंगल ऑफ डेविएशन। अब मैं इसको आगे प्रोड्यूस कर दूं तो ये जो एंगल होगा ये होगा एंगल ऑफ डेविएशन। यो रे जा रही थी, अब यो चली गई, इतना एंगल बेंड कर गई, तो इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। अब देखिए बेटा, ये पूरा I है तो ये होगा I माइनस R1, और ये पूरा E है तो ये होगा E माइनस R2। ये क्लियर हो गया? अगर ये क्लियर हो गया तो सब समझ में आ जाएगा। देखिए ये एंगल है R1, ये पूरा I है, तो ये कितना बचा बेटा? I माइनस R1। ऐसे ही ये R2 है, ये पूरा E है, तो ये बचा E माइनस R2। अब डेल्टा क्या हुआ? एक्सटीरियर एंगल होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। ये हमारा हो गया डेल्टा। डेल्टा जो होगा एंगल ऑफ डेविएशन, इन दोनों का सम होगा I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। तो डेल्टा का फार्मूला आ जाएगा I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, जिसमें R1 और R2 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ये हम याद रखेंगे, आगे काम आएगा। अब देखिए एक रिलेशन निकलती है, ये जो है ना, ये एंगल 90 होगा क्योंकि ये नॉर्मल के संग है। ऐसे ही ये वाला एंगल भी 90 होगा। तो अगर मैं क्वाड्रिलेटरल देखूं, बेटा अब हम क्वाड्रिलेटरल देखें तो ये एंगल क्वाड्रिलेटरल हम देख रहे हैं A, B, I और C। इस क्वाड्रिलेटरल में देखें तो A प्लस 90 प्लस एंगल BIC प्लस 90 इज इक्वल टू 360 डिग्री है।
अब एंगल बी आई सी कितना है, ये एक ट्राइंगल है, इसमें एंगल बी आई सी है, बी आई सी है 180 माइनस R1 प्लस R2। तो एंगल बी आई सी है 180 माइनस R1 प्लस R2, इसमें रख देते हैं A प्लस 90 प्लस 180 माइनस R1 प्लस R2 प्लस 90 इज इक्वल टू 360। जब हम इसे सॉल्व करेंगे 180 90 कैंसिल हो जाएगा, 360 से A आ जाएगा R1 प्लस R2। अब इस एक एक्सप्रेशन को, A की वैल्यू को अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में रख दूं, मतलब मैं यहाँ रख दूं, तो डेल्टा कितना हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा I प्लस ई माइनस ए। तो ये एक फार्मूला है जो आपको लर्न करना है, एंगल ऑफ डेविएशन का फार्मूला आता है डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस ई माइनस ए। एक बार फिर समझ लेते हैं। जैसे ये एंगल ए है, लाइट रे इंसिडेंट हुई, लाइट रे इंसिडेंट हुई तो ये यहाँ पर बेंड हो गई, रेयर से डेंसर टूवर्ड्स द नॉर्मल, एंड फिर डेंसर से रेयर इट फेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब देखिए ये पूरा एंगल आई है, तो ये कितना बचेगा, I माइनस R1। ये पूरा एंगल ई है, तो ये बचेगा E माइनस R2। हमको निकालना है डेल्टा, तो डेल्टा हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। तो डेल्टा को हम लिख लेंगे I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। अब हमने ये क्वाड्रेटल ले लिया, A प्लस 90 प्लस एंगल BIC प्लस 90 इज इक्वल टू 360। तो एंगल BIC आ गया 180 माइनस R1 प्लस R2 इस ट्राइंगल से। इस वैल्यू को हमने इसमें रख दिया है इक्वेशन में, तो A की वैल्यू आ गई R1 प्लस R2 और डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस ए। R1 प्लस R2 की जगह A रख दिया, तो डेल्टा का फार्मूला आ गया I प्लस E माइनस ए। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। आगे देखते हैं। अब हमारा डेल्टा I और E में एक रिलेशन आ गया है, उससे हम आगे की कंडीशंस और निकालते हैं। तो बेटा डेल्टा का फार्मूला आया है I प्लस E माइनस ए। ऐसा लगता है कि I को बढ़ाएंगे तो डेल्टा बढ़ेगा, पर ऐसा होता नहीं है। I को बढ़ाएंगे तो E में भी कुछ चेंज आएगा और डेल्टा की वैल्यू उस पर डिपेंड करेगी, I और E दोनों पे। तो I बढ़ाने से डेल्टा बढ़ता नहीं है। अगर इसको ग्राफ प्लॉट किया जाए, अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए तो जैसे जैसे हम I की वैल्यू चेंज करेंगे, E की वैल्यू चेंज करेंगे और ग्राफ बनाए डेल्टा और I का, तो ऐसा ग्राफ आता है, पहले डेल्टा कम होता है और फिर डेल्टा बढ़ता जाता है। तो डेल्टा वर्सेस I का ग्राफ ये आता है। मिनिमम वैल्यू डेल्टा M, डेल्टा की मिनिमम वैल्यू को डेल्टा M कहते हैं। तो डेल्टा M मिनिमम डेविएशन जब होता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस बराबर आ जाते हैं। कैसे आया है, डेल्टा कैन बी रिटन एज I प्लस E माइनस ए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू रूट I माइनस रूट E का स्क्वायर प्लस 2 रूट I रूट E माइनस ए, ऐसे लिख सकते हैं। इसको आप ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा। तो डेल्टा की वैल्यू मिनिमम जब होगी जब ये टर्म इसमें ऐड ना हो। ये टर्म कब ऐड नहीं होगा, जब I इज इक्वल टू E। तो डेल्टा इज मिनिमम, डेल्टा इज मिनिमम, डेल्टा इज मिनिमम व्हेन I इज इक्वल टू E। डेल्टा की वैल्यू मिनिमम जब होती है जब I और E बराबर होते हैं। तो डेल्टा मिनिमम की वैल्यू आएगी कैसे, तो डेल्टा मिनिमम, डेल्टा सुना है हमने I प्लस ई माइनस ए, डेल्टा हमने ये निकाला है I प्लस ई माइनस ए, और I और E बराबर है तो I प्लस I माइनस ए। तो डेल्टा M की वैल्यू, मिनिमम डेविएशन की वैल्यू आ गई यहाँ से 2I माइनस ए। तो एट मिनिमम डेविएशन ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, डेल्टा M इज इक्वल टू 2I माइनस ए। अच्छा, जब I और E बराबर होंगे तो स्नेल्स लॉ लगा के हम देख सकते हैं R1 R2 भी बराबर होंगे। तो R1 और R2 भी बराबर होंगे, लेट इट बी R। हमने पढ़ा है R1 प्लस R2 A के बराबर होता है, तो हम कह सकते हैं 2R इज इक्वल टू A, R इज इक्वल टू A बाई 2, R इज इक्वल टू
a/2, यानी मिनिमम डेविएशन पर दो कंडीशन हमें मिल गई। मिनिमम डेविएशन पर i कितना होगा और मिनिमम डेविएशन पर r कितना होगा। अब i की वैल्यू निकालें मिनिमम डेविएशन पर, तो वो आ जाएगी a प्लस डेल m/2 और r की वैल्यू हमने निकाली है a/2। इन दोनों वैल्यू से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं प्रिज्म का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है sin i अपॉन sin r। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो होता है sin i अपॉन sin r। तो sin i को लिखेंगे sin a प्लस डेल m/2 अपॉन sin r को लिखेंगे a/2। तो दिस इज द रिक्वायर्ड फार्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये आपको फार्मूला याद करना है, म्यू इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल m/2 अपॉन साइन a/2। ये एक फार्मूला है जो बहुत काम आएगा आपका प्रिज्म के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इस फॉर्मूले को प्रिज्म फॉर्मूला भी कहते हैं। अब हम देखते हैं एक केस देखते हैं जिसमें ये फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जैसे प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 दिया है और बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 दिया है, तो इस केस में ये वाला फार्मूला कैसे लिखेंगे। तब ये फार्मूला बन जाएगा μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस डेल m/2 अपॉन साइन a/2। ये फार्मूला बन जाएगा। ये फार्मूला आप इस केस में लगा सकते हैं जब बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा हो। तो हमने मिनिमम डिविएशन में निकाला। मिनिमम डिविएशन वाला केस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और यही सिलेबस में है, 12th के सिलेबस में। बाकी मैं प्रिज्म के और फार्मूले भी ड्राइव करूँगा जो आपको कंपटीशन में भी हेल्प करेंगे। तो आज आपने मुझसे प्रिज्म का फार्मूला सीखा, प्रिज्म का फार्मूला कैसे निकालते हैं, प्रिज्म फार्मूले का डेरिवेशन कैसा है। अब हम देखते हैं स्मॉल एंगल प्रिज्म में हमें क्या चेंज करना पड़ेगा। फॉर स्मॉल एंगल प्रिज्म, फॉर स्मॉल एंगल प्रिज्म, फॉर स्मॉल एंगल प्रिज्म। स्मॉल एंगल प्रिज्म में क्या करेंगे। स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए हमें मालूम है स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली कैन बी रिटन एज थीटा रेडियन में। तो हमें म्यू का फार्मूला निकाला था साइन a प्लस डेल m/2 अपॉन साइन a/2। ये वाला फार्मूला जो है ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। साइन a प्लस डेल m/2 को लिख लेंगे a प्लस डेल m अपॉन a/2 को लिख लेंगे a प्लस डेल m/2 और साइन a/2 को लिख लेंगे a/2। 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा a प्लस डेल m अपॉन a। तो म्यू का फार्मूला आ गया a प्लस डेल m अपॉन a। तो यहाँ से डेल m निकालेंगे तो वो आ जाएगा म्यू -1 इंटू a। तो ये जब लगाना है व्हेन एंगल ऑफ प्रिज्म इज लेस देन 10 डिग्री। अगर आपको एंगल ऑफ प्रिज्म बड़ा दिया है तो आप ये वाला फार्मूला लगाइए। अगर आपको एंगल ऑफ प्रिज्म छोटा दिया है यानी कि थिन प्रिज्म, कौन सा प्रिज्म, थिन प्रिज्म, अगर थिन प्रिज्म लिखता है सवाल में तब हम ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं डेल्टा m इज इक्वल टू म्यू -1 इंटू a। और इसमें भी वही चक्कर है, अगर प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 दिया है, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 दिया है, तो डेल्टा m को हम ऐसे लिखेंगे μ2 अपॉन μ1 -1 इंटू a। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस मिनिमम डिविएशन की प्रॉब्लम इन फॉर्मूलों से सॉल्व हो जाती है। तो हमने आज पढ़ा है मिनिमम डेविएशन का केस। अब हम आगे देखेंगे कुछ और केसेस भी जो कि हमारे एग्जाम में हमें काम आएंगे, हमारे बोर्ड में भी काम आ सकते हैं। कुछ फॉर्मूले हम ड्राइव करेंगे जो किताब में नहीं दे रखे हैं उसके अलावा भी, जिससे कि हम न्यूमेरिकल सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाए। अब बेटा एक क्वेश्चन देखते हैं प्रिज्म से रिलेटेड। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 60 डिग्री प्रिज्म इज 1.62, यानी कि म्यू तुमको दे रखा है 1.62 और 60 डिग्री प्रिज्म है तो एंगल दे रखा है 60 डिग्री। आपको निकालना है फाइंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन
और ये भी दे रखा है कि साइन 54.1 की वैल्यू 0.81 है। तो म्यू का फार्मूला होता है साइन ए प्लस डेल एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। ये फार्मूला होता है प्रिज्म का, जिसमें म्यू की वैल्यू हमको दे रखी है 1.62 और साइन ए की वैल्यू दे रखी है 60 प्लस डेल एम बाई टू अपॉन साइन 60 बाई टू। तो साइन 60 बाई टू हो गया साइन 30। तो 1.62 इंटू साइन 630 इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई टू। ए दे रखा है 60 प्लस डेल एम बाई टू, हमको डेल एम निकालना है। तो बेटा साइन 60 हाफ होता है, तो साइन 30 सॉरी हाफ होता है, तो साइन 30 हाफ रख लिया इज इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल एम बाई टू। अब ये कैंसिल करोगे तो ये 0.81 आ जाएगा। तो 0.81 इज इक्वल टू साइन ऑफ 60 प्लस डेल एम बाई टू। अब 0.81 कितने की वैल्यू दे रखी है? साइन ऑफ 54.1। तो साइन ऑफ 54.1 इज इक्वल टू साइन ऑफ 60 प्लस डेल एम बाई टू। दोनों को कंपेयर करें तो 54.1 इज इक्वल टू 60 प्लस डेल एम बाई टू। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा तुम्हारा सॉल्व करके 2, 8 और 10, 108.2 इज इक्वल टू 60 प्लस डेल एम। तो डेल एम की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी 108.2 माइनस 60। जब हम 60 माइनस करेंगे तो 0.28 48.2 आ जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा था और आपको एंगल ऑफ प्रिज्म दे रखा था और आपको निकालना था मिनिमम डिवीजन एंगल कितना होगा। तो सीधा फार्मूले में लगा दिया, म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। म्यू की वैल्यू 1.62 गिवन है, साइन 60 प्लस डेल एम बाई टू अपॉन साइन 60 बाई टू। साइन 60 बाई टू साइन 30 हो गया, साइन 30 हाफ हो गया, वैल्यू रख दी 0.81। 0.81 हमको दे रखा है, साइन 54.1 होता है, तो साइन 54.1 इज इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल एम बाई टू, यानी कि यहाँ से हम डेल एम निकाल सकते हैं और डेल एम की वैल्यू आ गई 48.2। अब देखते हैं बेटा एक और क्वेश्चन देखते हैं। अ थिन प्रिज्म ऑफ 10 डिग्री प्रोड्यूस डेविएशन ऑफ 4 डिग्री, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ प्रिज्म एंड स्पीड ऑफ लाइट इन प्रिज्म। तो थिन प्रिज्म के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं, डेल्टा एम होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो डेल्टा एम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन या एंगल ऑफ डेविएशन तुमको दे रखा है 4 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो एंगल ऑफ प्रिज्म दे रखा है तुमको 10 डिग्री, तो ये 10 हो गया। तो 4 अपॉन 10 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1। तो म्यू इज इक्वल टू 1.4। इसे सॉल्व करके म्यू 1.4 आ जाएगा। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म हमारा आ गया 1.4। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड में रिलेशन होती है, म्यू होता है c बाई वी, तो v हो जाएगा c बाई म्यू। तो c कितना है 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 1.4, जिसको हम लिख सकते हैं 30 अपॉन 14 इंटू 10 की पावर 8। तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 15 अपॉन 7 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इतना आसान सवाल है थिन प्रिज्म का। तो एक थिन प्रिज्म था, उसका एंगल 10 डिग्री दिया था और उसका डिविएशन 4 डिग्री दिया था। तो डेल्टा एम का फॉर्मूला लगा दिया जो अभी ड्राइव किया था, म्यू माइनस 1 इंटू ए। डेल्टा एम की वैल्यू 4 दे रखी है, ए की वैल्यू 10 दे रखी है, 10 इधर आ गया, डिवाइड हो गया, 0.4 हो गया, 1 इधर आ गया, म्यू की वैल्यू 1.4 हो गई। और म्यू और वेलोसिटी में ये रिलेशन होती है इनवर्स की, म्यू होता है c बाई वी, तो v हो गया c बाई म्यू। c होता है 3 इंटू 10 की पावर 8 स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन 1.4। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 15 बाई 7 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड।
अब देखते हैं बेटा कंडीशन फॉर नॉर्मल इमर्जेंस। कंडीशन फॉर नॉर्मल इमर्जेंस। नॉर्मल इमर्जेंस की क्या कंडीशन होती है? कंडीशन फॉर नॉर्मल इमर्जेंस। नॉर्मल इमरजेंस का मतलब क्या होता है? और ऐसे दो केस हैं। देखो, पहला तो ये है कि एक रे आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, तो ये यहां से नॉर्मली निकल रही है, यानी अलोंग द नॉर्मल निकल रही है। तो कंडीशन फॉर नॉर्मल इमरजेंस, जिसमें एंगल ऑफ प्रिज्म ए है। सेम केस ऐसा भी होता है जब आपको ऐसा न्यूमेरिकल दिया हो कि ये वाला सरफेस सिल्वर्ड है, ये वाला सरफेस सिल्वर्ड है, कितने एंगल पर रे डाली जाए कि वो इसे टकरा के रीट्रेस इस पाथ। तो बेटा रीट्रेस जब ही करेगी, रीट्रेस जब ही करेगी जब यहाँ पर नॉर्मल होगा। तो ये दोनों केस एक ही है, चाहे ये सॉल्व कर लो चाहे ये सॉल्व कर लो, तरीका दोनों का एक ही है। ये एंगल ऑफ प्रिज्म। अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसको, बहुत सिंपल होता है। अगर ये ए है, ये एंगल 90 है, तो ये वाला एंगल कितना बचा बेटा? 90 माइनस ए। और ये वाला 90 माइनस ए है, तो ये वाला कितना आएगा सॉल्व करके? ए। तो हमको आई निकालना है और ए दिया हुआ और म्यू दिया हुआ है। तो बड़ा सिंपल होता है, यहाँ पर हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे, 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन ए। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करके आई की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो आई जिस पर रे नॉर्मली बाहर निकल जाएगी, वो आई जिस पर रे टकरा के लौट आएगी, इस फार्मूले से सॉल्व हो सकता है। 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन ए। सपोज फॉर एन एग्जाम्पल आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का दे रखा है √2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का दे रखा है √2 और एंगल ऑफ प्रिज्म दे रखा है 60 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है कि आपको प्रिज्म का एंगल मान लो 30 डिग्री दे रखा है, आपको निकालना है कि कितने एंगल पर हम रे को डालें कि इससे नॉर्मली निकले। तो नॉर्मली निकलने के लिए ये तो 30 हो गया, ये 90 हो गया, ये 60 हो गया, ये 60 हो गया, तो ये 30 हो गया। तो अब हम स्नेल्स लॉ लगा करके सॉल्व कर सकते हैं। 1 साइन आई इज इक्वल टू √2 साइन ऑफ 30 डिग्री। तो 1 साइन आई इज इक्वल टू √2 इंटू 1/2। तो 1 साइन आई इज इक्वल टू 1/√2, और 1/√2 किसके लिए होता है? आई इज इक्वल टू 45 डिग्री। यानी अगर हम आई 45 डिग्री पर डालेंगे तो रे नॉर्मली निकलेगी, मतलब नॉर्मल के अलोंग निकलेगी, या इस केस में देखें तो रे टकरा के लौट आएगी अगर आई 45 होगा, म्यू अगर √2 दिया होगा तो इस तरीके से होता है ये वाला क्वेश्चन। इसे हम कहते हैं कंडीशन फॉर नॉर्मल इमरजेंस। अब हम लेने जा रहे हैं सबसे डिफिकल्ट केस जो होता है, उसे हम कहते हैं कंडीशन फॉर नो इमरजेंस। कंडीशन फॉर नो इमरजेंस फ्रॉम सेकंड फेज। सबसे टफ वाला केस यही है समझने के लिए, लेकिन समझाएंगे, देखो समझ में आ जाएगा आपके। जैसे ये एंगल ऑफ, ये प्रिज्म है आपका, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है, ये वाला एंगल R1 है, ये वाला एंगल R2 है, और हम चाहते हैं कि ये इस फेज से ना निकले। मतलब हम चाहते हैं कि ये सेकंड फेज से ना निकले। ऐसा क्या कंडीशन होगी कि सेकंड फेज से कभी भी नहीं निकलेगी? तो एक तो कंडीशन हम जानते ही हैं कि R2 जो है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा और रे जो है बाहर नहीं निकलेगी। R2 मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अब एक कंडीशन और है कि अगर I 90 हो, अगर I 90 हो, फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो फिर किसी भी I पे नहीं निकलेगी, वॉट एवर बी द वैल्यू ऑफ I। समझिए बात को
कि आई की वैल्यू अगर मैक्सिमम हो 90 डिग्री, उसके बाद भी R2 क्रिटिकल से बड़ा हो, अगर इस कंडीशन में नहीं निकलेगी तो फिर किसी कंडीशन में नहीं निकलेगी, चाहे आई की कोई वैल्यू हो, चाहे कोई वैल्यू आई की। ऐसा क्यों? आई की 90 मैक्सिमम वैल्यू है तो R1 की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी, जो पॉसिबल उसमें वैल्यूज हैं। तो R1 की पॉसिबल वैल्यूज में इस समय आई अगर 90 है तो R1 सबसे बड़ा है, और R1 प्लस R2 ए होता है, R1 प्लस R2 ए होता है। तो अगर R1 सबसे बड़ा है तो R2 सबसे छोटा हो गया, जो उसकी वैल्यूज आने वाली है, R2 सबसे छोटा हो गया, R2 सबसे छोटा हो गया, और R2 अभी क्रिटिकल से बड़ा है तो रे नहीं निकलेगी, तो फिर किसी भी आई पर नहीं निकलेगी। फिर समझिए, आई की वैल्यू अगर 90 लूं तो आई सबसे बड़ा तो R1 सबसे बड़ा, R1 सबसे बड़ा तो R2 सबसे छोटा है वैल्यू, और अभी भी क्रिटिकल से बड़ी है। तो और किसी केस में तो क्रिटिकल से और बड़ा हो जाएगा तो रे बाहर नहीं निकलेगी। तो यानी दो कंडीशन ये सेटिस्फाई हो जाए तो ये रे बाहर नहीं निकलती। अब हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं, 1 sin 90 यहां पर लगा रहे हैं, आई एंगल 90 है, 1 sin 90 इज इक्वल टू म्यू साइन R1। तो साइन R1 की वैल्यू आ रही है 1/μ, यानी R1 की वैल्यू आ रहा है क्रिटिकल एंगल। 1/μ किसका फॉर्मूला था? साइन क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला था 1/μ, आपको पहले पढ़ाया था, साइन क्रिटिकल इज इक्वल टू 1/μ। तो R1 क्रिटिकल है और R2 क्रिटिकल से बड़ा है, ये दोनों कंडीशन अगर इकट्ठी सेटिस्फाई हो जाए तो फिर किसी भी आई पर रे बाहर नहीं निकलेगी। दोनों कंडीशन को ऐड कर देते हैं, R1 प्लस R2 सॉरी क्रिटिकल से बड़ा है, R2 क्रिटिकल से बड़ा है और R1 क्रिटिकल के बराबर है। तो R1 प्लस R2 इज ग्रेटर देन ट्वाइस क्रिटिकल, और R1 प्लस R2 क्या? ए। यानी अगर एंगल ऑफ प्रिज्म जो है ट्वाइस ऑफ क्रिटिकल से बड़ा हो जाए तो इस कंडीशन में रे बाहर नहीं निकलती है। तो ये एक कंडीशन है जो आपको याद करनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अगर एंगल ऑफ प्रिज्म क्रिटिकल एंगल के डबल से बड़ा हो जाए तो रे बाहर नहीं निकलती है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल ए इज ग्रेटर देन ट्वाइस क्रिटिकल, A/2 इज ग्रेटर देन क्रिटिकल, साइन A/2 इज ग्रेटर देन साइन क्रिटिकल। तो साइन A/2 इज ग्रेटर देन 1/μ, साइन क्रिटिकल की जगह 1/μ रख दिया, म्यू इज ग्रेटर देन 1/sin A/2। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा म्यू इज ग्रेटर देन कोसेक A/2। चाहिए कंडीशन देख लो, दोनों बात एक ही है, या तो एंगल ऑफ प्रिज्म ट्वाइस ऑफ क्रिटिकल से बड़ा हो जाए तब रे बाहर नहीं निकलेगी, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन कोसेक A/2 हो जाएगा तब भी रे बाहर नहीं निकलेगी। ये सबसे डिफिकल्ट केस है, अगर केस समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो कंडीशन याद रख लो, इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब बेटा लास्ट केस देखते हैं, कंडीशन फॉर मैक्सिमम डेविएशन। कंडीशन फॉर मैक्सिमम डेविएशन, मैक्सिमम डेविएशन कैसे निकालेंगे? मिनिमम डेविएशन का देखा था, अब ये मैक्सिमम डेविएशन के लिए बता रहे हैं कैसे सॉल्व करते हैं। मतलब मैक्सिमम डेविएशन कैसे निकाली जाएगी? तो ये ए है, ये आपका आई था, ये R1 था, ये R2 था और ये ई था। हमें ये निकालना है कि ये जो डेविएशन है ये मैक्सिमम हो। तो अगर हम ग्राफ को देखें, ग्राफ डेविएशन का ऐसे क्या था, यानी जैसे जैसे आई बढ़ता जा रहा था डेविएशन पहले कम था और फिर बढ़ता जा रहा था। तो मैक्सिमम डेविएशन जब होगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस π/2 यानी कि 90 होगा। तो अगर आपको मैक्सिमम डेविएशन निकालना है तो आपको आई की वैल्यू 90 लेनी पड़ेगी, और आई की वैल्यू 90 लेके जो डेविएशन आता है उसे मैक्सिमम कहते हैं। तो डेविएशन का फार्मूला क्या पड़ा था? डेविएशन का फॉर्मूला पड़ा था I + E - E। तो आपको मैक्सिमम डेविएशन निकालना है,
तो मैक्सिमम डेविएशन के लिए आई की वैल्यू 90 रखनी पड़ेगी। अब आपको बस केवल ई की वैल्यू निकालनी है। ई की वैल्यू अगर आप निकाल लेंगे तो आपको मैक्सिमम डेविएशन पता लग जाएगा। अब ई की वैल्यू निकालने के लिए स्नेल्स लॉ लगाते हैं। प्रिज्म के हर क्वेश्चन में स्नेल्स लॉ लगता है, ये ध्यान रखें। तो ये वाला एंगल आई 90 है, तो 1 sin 90 इज इक्वल टू म्यू साइन R1, म्यू साइन R1। तो साइन R1 की वैल्यू आ जाएगी 1/μ। तो इससे हम R1 की वैल्यू निकाल लेंगे टेबल देख के कि कितनी आ रही है। अब R1 प्लस R2 ए होता है, तो फिर हम R2 की वैल्यू निकाल लेंगे a माइनस R1, ये हमें पता होगा। जब हमें R2 पता लग जाएगा तो फिर हम दोबारा से स्नेल्स लॉ लगा देंगे, म्यू साइन R2 इज इक्वल टू 1 साइन ई, और इससे हमें ई मिल जाएगा। और जब ई मिल जाएगा तो ई इधर रख देंगे, तो डेल्टा की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू पता लग जाएगी। फिर समझिए कैसे किया है, ट्रिक समझा देते हैं। पहली बात तो डेल्टा का फॉर्मूला आई प्लस ई माइनस होता है, और डेल्टा का ये ग्राफ होता है। तो ग्राफ अगर देखें तो पहले डेविएशन कम हो रहा है, फिर डेविएशन बढ़ता जा रहा है। मैक्सिमम डेविएशन मैक्सिमम आई पर होगा, और मैक्सिमम आई 90 से बड़ा नहीं हो सकता। तो आई की वैल्यू 90 लेनी है। एक्चुअली में 90 पे तो रेस सीधी निकल जाएगी, 90 से बहुत हल्की सी कम ले लो, 0.001 कम ले लो। तो 1 साइन 90 इज इक्वल टू म्यू साइन R1। तो 1 साइन 90 इज इक्वल टू म्यू साइन R1, तो इससे R1 की वैल्यू आ जाएगी। अब R1 प्लस R2 ए है, तो R2 की वैल्यू आ जाएगी a माइनस R1। फिर R2 की वैल्यू पता लग जाएगी, तो दोबारा से स्नेल्स लॉ लगा दिया, म्यू साइन R2 इज इक्वल टू 1 साइन ई। इससे R2 की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी ई की वैल्यू आ जाएगी। ई की वैल्यू यहाँ रख देंगे, डेल्टा की वैल्यू मैक्सिमम पता लग जाएगी। अब बेटा एक और क्वेश्चन देखते हैं प्रिज्म से रिलेटेड। अ थिन प्रिज्म इन एयर प्रोड्यूसेस अ डेविएशन ऑफ 5 डिग्री इन एयर, एयर में रखा जब, इफ प्रिज्म इज प्लेस्ड इन वाटर व्हाट विल बी न्यू डेविएशन। अब देखिए थिन प्रिज्म के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था, डेल्टा एम इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, या और बेटर तरीके से पढ़ा था, डेल्टा एम इज इक्वल टू म्यू 2 प्रिज्म का, म्यू 1 मीडियम का, माइनस 1 इंटू ए। तो पहले एयर में रखा है और ग्लास का प्रिज्म है, प्रिज्म तो ग्लास का ही होता है, तो ग्लास का प्रिज्म है, पहले एयर में रखा है। तो पहले डेविएशन कितना है 5 डिग्री, और पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 3/2, और एयर में रखा है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 माइनस 1 इंटू ए। दूसरी कंडीशन में हमें निकालना है डेविएशन। अब किस में रखा है, अब रखा है पानी के अंदर, तो ये आ जाएगा 4/3 माइनस 1 इंटू ए। तो ये पानी के अंदर रखेंगे, नीचे मीडियम का आता है, ऊपर प्रिज्म का आता है। प्रिज्म का 3/2 है, मीडियम का 4/3 है। इस केस में प्रिज्म का 3/2 है और मीडियम एयर है, तो एयर का 1 है। डिवाइड कर दो, 5/del m इज इक्वल टू 3/2 माइनस 1 अपॉन, ये सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9/8 माइनस 1। सॉल्व कर लो, 5/del m इज इक्वल टू, ये आ गया 1/2, ये आ गया 1/8। ठीक है, और सॉल्व कर लो, 5/del m इज इक्वल टू 1/2, और ये 8 ऊपर चला गया। ठीक है, तो सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 4। तो डेल्टा एम की वैल्यू आ गई 5/4। 5/4 कितना होता है 1.25। तो नया डेविएशन जो होगा वो होगा 1.25। तो इस तरीके से प्रिज्म के न्यूमेरिकल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।